चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कल हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में लास्ट लेक्चर में किया था। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। हम इसमें मैं आपको आज अब तक बता चुकी हूँ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन एग्जांपल बच्चा मैंने बोला CH4 का परसेंटेज कंपोजिशन बताइए बाय मास। मैंने बोल दिया आपको। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले एज्यूम करना है बेटे कि CH4 कितने ग्राम है बेटे टोटल 100। CH4 में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का 1 मोल नजर आ रहा है बेटे यहाँ पर और हाइड्रोजन के 4 मोल्स नजर आ रहे हैं। कार्बन कितने ग्राम है बेटे 1 इंटू में बोलो 12 ग्राम, हाइड्रोजन 1 इंटू में 4। बात समझ गए बेटे? अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मास तो आप क्या निकालेंगे? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल इनटू में 100%। क्लियर? CH4 का टोटल मास कितना निकलेगा? कार्बन का 12 बेटे और हाइड्रोजन का 4 कितना हो गया बच्चे 16। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे बोलिए 12/16 into 100। 100 ठीक है। 6/7 into 100। और हाइड्रोजन आप कितना निकालेंगे 4/6 into 100 और 25%। 25%। अब अगर आपको सिर्फ दो ही चीजें दे रखी हो तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। ये कितना हो गया बेटे 25। ये कितना आ गया? 75। बात समझ गए? जैसे मैंने एक और ले लिया बेटे बी पार्ट ग्लूकोज C6H12। ठीक है। तो सबसे पहले टोटल मास निकालेंगे 12 into 6 बेटे प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 बोलो 72 प्लस 12 प्लस बोलो 96। अब आपको दिख रहा है C6H12 O6 में कार्बन है बेटे, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन। कार्बन के कितने मोल है बेटे 6 moles। हाइड्रोजन के 1 mole। और ऑक्सीजन के 6 moles। कार्बन के 1 मोल का ग्राम कितना होता है 12 इंटू में 6 कितना हो गया 72 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 into 12 में 1 कितना हो गया 12। 12 ग्राम। कार्बन सॉरी ऑक्सीजन का 16 इंटू में 6 96। क्लियर बच्चा? I'm the best। परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको निकालना है ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा हाइड्रोजन बेटे 12/180 into 100। सेम ऑक्सीजन के लिए बोलो बेटे 96/180 इंटू कार्बन के लिए बोलो बेटे 72/180 into 100। एनी डाउट का जी कैलकुलेट कर लोगे तो एक बार मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ CH3CW। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन। जब पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड
नए उसके कंपाउंड्स bonds बन बनेंगे जाएंगे, तो मतलब कुछ कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं when bonds break and new compounds bond break off किस चीज के बेटे? ओल्ड कंपाउंड reactant and new compound is formed called product. केमिकल रिएक्शन का मतलब है पुराने बॉन्ड्स टूटना, ओल्ड कर दिए, ठीक है। पुराने बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बनने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अगर रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का तो उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोला जाएगा, यूं ही इधर कर दिया, जैसे मैंने बोल दिया CH3COOH, मैंने इसको ये लिख दिया CH2H4, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। बात समझ? एक मॉलिक्यूल का टूट के दूसरा बनना क्या कहलाता है अपने आप में? केमिकल रिएक्शन। इसके बाद है बेटे केमिकल इक्वेशन। जब कोई भी नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, तो उस चीज को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। A simplest way to represent any केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटे? बोलो। केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपकी दो तरह की बैलेंस केमिकल रिएक्शन स्केलेटल। अनबैलेंस्ड, या आप क्या कह सकते हो? स्केलेटल। स्केलेटल मत कीजिए, स्केलेटल के अंदर आप सिंबल्स को फॉर्म के फॉर्म में यूज करो, ठीक है, वो अलग है, वो वर्ड और इक्वेशन को अलग। बैलेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला H2 plus N2 is NH3, तो बैलेंस बिल्कुल ही हाइड्रोजन के दो होने चाहिए, यहाँ तीन है, नाइट्रोजन के दो होने चाहिए, यहाँ एक है। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। मैं यहाँ लगाऊंगी 2 बेटे, नाइट्रोजन के दो हो गए, ये भी दो है, हाइड्रोजन के यहाँ 6 हैं, तो ये आ गए। 2/3 भी तो कर सकते तो हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल। बात समझ गए? ठीक है बेटा। अनबैलेंस्ड का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट। इसी को ले लो बेटे, N2 plus H2 is NH3, H2 plus O2 is, दोनों में से कोई भी रिएक्शन आपको बैलेंस नजर नहीं आ रही है, तो जिसमें एटम्स बैलेंस ना हो, कैसे बैलेंस नहीं है ध्यान देंगे। नाइट्रोजन यहाँ दो है, यहाँ कितना है? 1। यहाँ हाइड्रोजन तीन है, यहाँ कितने हैं बेटे? 3। दो है, यहाँ कितने हैं? 3। नॉन बैलेंस सेम 2 2 2 1 क्लियर हो गई? अनबैलेंस्ड आ गया। तो कभी भी आपके एटम्स अगर दोनों तरफ बराबर ना हो तो ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, अदरवाइज हमें बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तीन चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन शुड बी टेकन इन
और हाइड्रोजन से आपको क्या मिलेगा? वाटर। ये बातें मैंने स्पेशली बताई है इनका क्वेश्चन। आप सभी एक बात जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करता है, तो अगर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। तो अगर हम कभी भी कंबशन की बात करें तो ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में लेना चाहिए बेटे, अगर आपको कंप्लीट कंबशन करना है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन से। अब आप अच्छे से जानते हैं, मैं बात करेंगे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल है, तो अगर मैं किसी भी रिएक्शन की बात करूँ और मैं कह रही हूँ कि वो रिएक्शन मेरी रूम टेम्परेचर पे होगी, तो क्या रूम टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा? नहीं ना। 24-25 डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर के ऊपर आपका वाटर कौन से स्टेट में मिलेगा? लिक्विड। और अगर मैं कोई रिएक्शन बोल दूँ डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो रही है, तो इसका मतलब तब आपका वाटर कौन से स्टेट में मिलेगा? वेपर्स। बात समझ आई तो मेरी? दो बातें याद रखनी है। टेम्परेचर अगर आपका मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, H2O आपका कौन से में मिलेगा बच्चा? बोलो, गैस या फिर ठीक है। और टेम्परेचर अगर आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर किस में मिलेगा बेटे? लिक्विड। ये सब चीजें कॉम्पिटिशन में आएंगी नहीं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीजें जरूरी है, ठीक है। अब है स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। ये स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग जैसा कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ हमको कंप्लीट करने के लिए। बैलेंसिंग आपको अलग तरीके से सिखाऊंगी, आपको वैसे ही करना, ठीक है। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग के पंगे में नहीं घुसना। ये तो सिर्फ एक हीट एंड ट्रायल मेथड के चक्कर में दिया गया है। हीट एंड ट्रायल कई बार तो इजी आ जाता है पेपर में या कंपटीशन में आसान से आ जाएगा, कई बार टिपिकल आता है ना। कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन इतना नहीं आता है, बट अगर आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आगे निकालेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपके सोशियोमेट्री में, उसका अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो आपको रिएक्शन पहले बैलेंस करनी पड़ेगी। बात समझे? अभी इस स्टेप के पंगे में पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला होता है बैलेंस अदर एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करो। सेकंड नंबर पे बैलेंस पे ऑक्सीजन आएगा, और थर्ड नंबर पे बैलेंस क्या आएगा बच्चा? ठीक है। स्टेप के पंगे में नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ जो उस हिसाब से आप कीजिए। जैसे मैंने बोला कि H2 प्लस O2 ये ध्यान से देखिएगा आपको कैसे करना है। इसके आगे A लगाओ बच्चा, इसके आगे B, इसके आगे C, ठीक है। इक्वेशन बनाओ, पूरा ऐड मैं आपको डिटेल करके बता रही हूँ, लेकिन जब आपको बैलेंसिंग करनी है आप रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर विद इन फ्यू सेकंड हो जाएगा। आपको सजाने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए ऐसे, ऑक्सीजन के लिए ऐसे। बात समझ? हाइड्रोजन कितने हैं बेटे? 2। यहाँ कितना है? 1। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 है। B के साथ कितने हाइड्रोजन है? 0। C के साथ कितने हाइड्रोजन है? इक्वेशन बन गई 2A = 2 से 2 कैंसिल, A = हाइड्रोजन नहीं है बच्चा, B वाले सिर्फ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट बचा 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन A में कितने हैं? 0 प्लस B में कितने हैं बेटे? 2 × B = C में कितने हैं बेटे? 1। क्लियर है? सीधा सीधा आंसर आ गया 2B = C। क्लियर है मेरी बात? अब आपको एनीवन किसी एक को 1 मानो, यानी A को माना है 1, किसी भी एक को मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आंसर हमेशा सेम आएगा। A को 1 मान लिया तो C ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 1। और B क्या हो जाएगा? C1 है तो बेटा B क्या हो जाएगा? B = C/2 मेरी बात नहीं हो जाओ, इजी था बिल्कुल। रफ में आप करेंगे तो इतना सजाने की जरूरत नहीं है। A की जगह आपका क्या आ जाएगा बेटे? बोलना 1 लिख
डन बेटा हाइड्रोजन के लिए बोलेंगे फटाफट 6 से 6 से 0 plus B into 0 is equal to C into 0 plus 2D 6A is equal to 2D और काटेंगे 3A is equal to D क्लियर है नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखिए बेटे 2B 2C प्लस A के साथ तो नहीं है 0 is equal to C के साथ 2C 2C प्लस D के साथ 1D 1D 2D is equal to 2C plus D क्लियर है अब मैंने क्या किया है इसी एक को 1 मान लो A is equal to 1 तो C क्या आ जाएगा बेटे 2A 2 into 1 कितना है बच्चा 2 D is equal to कितना है बच्चा 3 3 into 1 कितना आ गया बच्चा 3 यहाँ से आपके पास B आ जाएगा 2 into B B की वैल्यू आएगी 2 into B is equal to 2 into C कितना है बच्चा 2 है राजे 2 और D कितना है 3 2B is equal to 4 plus 3 is equal to 7 B is equal to 7/2 इक्वेशन देखिए A क्या है बच्चा 1 C2 है 6 प्लस B क्या है राजे 7/2 ये C क्या है राजे 2 2CO2 प्लस B क्या है बेटा 3 कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत आसानी से बिना मिस्टेक किए आप बैलेंस कर सकते हैं दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ बैलेंस वी कैन ट्राई के चक्कर में हमें नहीं पड़ेगा ठीक है बेटा डन कर दिया बच्चे केमिकल रिएक्शन ठीक है जैसे इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास आ रहा है अब इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर आप वी कैन ट्राई मेथड यूज करते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम सिर्फ सीधी इक्वेशंस बनाएंगे सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के लिए बना रही हूँ ठीक है नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या लेंगे बोलो ए ले लो एक ए यहाँ B, बी यहाँ C, और यहाँ D ठीक है तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए 2A 2A बाकी नहीं है यहाँ पर भी नाइट्रोजन नहीं है वहाँ पर कितना है बेटे 1 C है सिर्फ इक्वल टू C ठीक है हाइड्रोजन के लिए अगर मैं लेना चाहूँ तो दूसरा ए देखो नाइट्रोजन के लिए 2 बेटे ए ये रहा 2A हो गया यहाँ नाइट्रोजन नहीं है यहाँ कितने नाइट्रोजन है 1 है और इधर कितनी है C C is equal to C ठीक है हाइड्रोजन के लिए 4 2 जा 8 into में 8 8 हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है इस तरफ कितना है 4 4C 4C तो is equal to 4C क्लियर आगे नहीं है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2A equal 2A C is equal to C ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में एक बेटे सल्फर के लिए कितना है बच्चा A A यहाँ पर सल्फर नहीं है यहाँ पर कितना है बेटे 3 3D 3D is equal to 3D ये सेम है तो उसको अंडरलाइन नहीं कर दूंगा नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखो बेटा 4 into 8 कितना हो गया 4A 4A यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है यहाँ कितना है 12 4 3 का 12 into D is equal to 12D 3D 3D सेम आ रहा है इसके बाद बोलो बच्चा और क्या रहेगा आपका Fe कितना है B is equal to 2D 2D इसी तरह से देखो A आ गया आपके पास B आ गया C आ गया D आ गया आपको और ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपके पास जो 4 ही तो अल्फाबेट्स है बेटे A B C D तो आपको क्लोरीन वगैरह के लिए लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है यहीं से यू विल पुट A is equal to 1 पुट कर देंगे तो C is equal to कितना आ जाएगा बेटा 2A is equal to 2 into 1 कितना आ गया 2 A is equal to कितना दे रखा है बेटे 3D ठीक है तो D is equal to कितना आ गया A by 3 A बच्चा 1 by में 3 और इस तरह से B is equal to दे रखा है बच्चा 2D तो B is equal to 2 into 1 by 3 B is equal to कितना हो गया बच्चा 2 by 3 और बस सारे कोएफिशिएंट आ गए D C A A C D डन बच्चा रिएक्शन बैलेंस दैट्स इट ठीक है तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा
और इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करने में आपको टाइम कम लगेगा, तो आपको यही यूज करना है, ठीक है। दूसरा बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस में टेस्ट करना। दूसरा बच्चे मैंने आपको बैलेंस के फॉर्म में ही एक और क्वेश्चन दिया था, ये भी एक बार इक्वेशन उसकी हम देखेंगे। क्या थी बच्चा? CH(HY) प्लस NO2 इज इक्वल टू कितना था बेटा? XCO2 और Y/2 बोलो H2O। तो अगर इससे ना, इस मेथड से आप कोफिशिएंट्स भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा है कैलकुलेट n, मैंने आपसे पूछा है n क्या है बेटा? क्या है? n क्या चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आएगा क्या नहीं आपको नहीं पता, तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं। किसका कोफिशिएंट निकालना है आपको? सिर्फ n का, ऑक्सीजन का। तो आप ऑक्सीजन के लिए ही बात करेंगे सिर्फ। ऑक्सीजन कितना है बेटे? n इंटू में 2, इस तरफ 2n हो गया, ठीक है। इस तरफ कितना है? 2x प्लस y/2। क्लियर बेटा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x प्लस y/2। 2n ले लो, इसका एलसीएम ले लो बच्चे। 4x प्लस में y में 2, ठीक है, ये उधर जाएगा। तो n इज इक्वल टू 4x प्लस y में 4। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस में y में 4। डन। तो इस n के कितने, मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे इसको कंप्लीट क्वेश्चन में। अब ये कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, मैंने CH(HY) दिया है, कुछ भी हो सकता है बेटे, जरूरी थोड़ा ना है। अब अगर मैं आपको 1 2 3 नहीं देती हूँ तो आप उस मेथड से पता नहीं लगा सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड है मेक द इक्वेशन, ठीक है। इसको एल्जेब्रिक मेथड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हमने मैथ्स भी यूज किया, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मेथड भी बोलते हैं कुछ टीचर्स, तो अलग अलग सबने अपने अपने नाम दे रखे हैं। तो आपका सिंपल बच्चा इस टाइप की रिएक्शंस है तो आप उस मेथड को यूज कर ही नहीं सकते जो आपका हीट एंड ड्राई है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस टाइप के मेथड में। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा बच्चा, इसको यूज करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप इक्वेशन वाले मेथड को अप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया बच्चा? कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग से हमें पता क्या चला, क्या हमने एनालाइज किया बैलेंसिंग से। बैलेंसिंग से हमने एनालाइज किया बेटे कि मैंने एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को मिलाया तो मेरे पास कितना प्रोडक्ट आया बेटे? 2NH3 आया, ठीक है। इसका मतलब इसका कितना मोल यूज हुआ है? 1 मॉलिक्यूल। इसका बच्चा 3 मॉलिक्यूल्स और इसके कितने बने हैं राजे? 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अगर मेरे पास यहाँ पर बैलेंसिंग मैंने ना कर रखी हो, ठीक है, तो मैं नहीं बता सकती कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अगर मैंने यहाँ बैलेंसिंग कर दी तो मैं आसानी से बता सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। क्लियर बच्चा? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल, तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना बोल दिया? 1 मोल बना है। यहाँ मैंने 3 मोल्स लिए और मेरे कितने मोल बने बच्चा? 2 मोल NH3 बने। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? हाँ जी। तो यहाँ से मेरे पास एक रेशो आ गई 1:3, डबल रेशो 2। क्यों बेटे? ये रेशो शो करती है रिएक्टेंट, ये आपका एरो शो करता है बच्चा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते वक्त आपने एरो दिया है, वो डबल डैश से आप शो करोगे, ठीक है। और ये वाली रेशो आपको क्या शो करेगी राजे? प्रोडक्ट्स की बात शो करेगी। मेरी बात समझ क्लियर? अगर मैंने आपको, आपके पास ये पता है कि N2 + 3H2 gives 2NH3 का रेशो है। अगर मैंने आपको बोल दिया 5 moles of N2 प्लस बोलो 15 moles of H2, तो मैंने आपसे पूछा है कितने NH3 बनेंगे। अब अगर आपके पास ये रेशो है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको पता है 1:3 में कंबाइन कर रहे हैं तो कितने बन रहे हैं बेटे? 2। तो 5:15 में कंबाइन करेंगे तो आपने क्या किया है? 1 को सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई किया है, 3 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो 2 को भी आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करके आप क्लियर बता सकते हो कि 10 मोल्स आएंगे। क्लियर है मेरी बात? इस रेशो को, जो प्रोडक्ट की रेशो होती है और रिएक्टेंट की जो रेशो है, इस रेशो को मैं बोलती हूँ स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं मैथ्स के, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कोई डाउट राजे? कितने मोल्स आपस में कंबाइन करके कितने आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, वो आप आसानी से स्टोइकियोमेट्री रेशो से बता सकते हैं। कोई डाउट राजे? नहीं। क्लियर होगी बात अच्छे से? स्टोइकियोमेट्री कब वैलिड होगी और कब वैलिड नहीं होगी बच्चे? ये रेशो तो आप तभी निकालेंगे जब आपकी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं है
तो क्या आप बता सकते हैं बच्चा? आप नहीं बता सकते। तो सोशियोमेट्री बैलेंस सिर्फ कब होती है? जब रिएक्शन क्या होगी बेटे? बैलेंस्ड। और ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि कितने रिएक्टेंट्स रेशो में कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग। जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी रेशो क्या है, ताकि वो अपने आपस में बना सके क्या? प्रोडक्ट्स। बात समझ आई बेटे की? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। जैसे 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2 मैंने लिखा, तो इसकी रेशो बेटे 2 एरो पे डबल 2 3। तो ये एक एक वर्ड जो है, एक एक मैथमेटिकल का जो डिजिट है वो क्या कहलाएगा? सोशियोमेट्री कोफिशिएंट। और ये कंप्लीट रेशो क्या कहलाएगी बेटे? सोशियोमेट्री ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज अ मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस होता क्या है? मोल मोल एनालिसिस का बेसिक फंडा ये है कि आपके दो रिएक्टेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं तो इसके कितने मोल और इसके कितने मोल्स की जो रेशो कंबाइन कर रही है उसी से आप पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, है ना? क्योंकि ये तो बेटे आपके सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट मोल्स की फॉर्म में आ गए। इसको यूज करके इनके मोल्स आप कैसे पता लगाएंगे उसकी बात करें। मोल मोल एनालिसिस आपको लिमिटिंग रिएजेंट नाम का टॉपिक है, अभी आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। इसके बिना आप उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे फोकस करें थोड़ा सा। सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस को लिखते कैसे हम वो सीखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना है बेटे? बैलेंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। सी द सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मैंने A3B2 gives AB2 दे दिया। सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 रेशो 3 डबल रेशो 1। क्लियर बच्चा? अब मोल मोल एनालिसिस क्या होता है? मोल बाय में सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट को बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। तो इसके लिए हो जाएगा बेटे मोल ऑफ A जो भी यूज होए डिवाइडेड बाय इसका सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट, मोल ऑफ B जितने भी यूज होंगे जितने भी वो देगा डिवाइडेड बाय इसके सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट, मोल ऑफ AB2 जितने भी बनेंगे डिवाइडेड बाय इसका सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब ये तीनों इक्वल है ना जी? अगर मेरे को मोल ऑफ A सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट पता है, सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ B पता है, तो मैं मोल ऑफ B निकाल सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से अगर मेरे को मोल ऑफ A बाय में सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, इधर से मोल ऑफ AB2 पता है और मुझे सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ। तो इस मोल मोल एनालिसिस से एक्चुअलिटी में कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप पता लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लेंथी पड़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का करवाया है, अगर उसी को मैं आपका जो आगे आने वाले टाइम्स में कराऊंगी मैं, अगर मैं इस ट्रिक को यूज करके उसको कराती हूँ तो फिर वो क्वेश्चंस आपके विद इन 5 सेकंड हो जाएंगे, जो कि मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। अभी हमने जो लिमिटिंग इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो हमने डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ा है जो आपके स्कूल्स में कराया गया है, ठीक है? बट इतना बड़ा तो आप लगाएंगे नहीं ना एग्जाम्स में, कंपटीशन में, तो आपको कुछ सेकंड में सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी बेटे जिससे आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जब हम मोल मोल एनालिसिस को कंप्लीटली कर लेंगे तब हम उसके क्वेश्चंस को भी पिक करेंगे, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक करेंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के साथ नॉन कंसेप्ट लगना, ठीक है? यहां तक डाउट बच्चा कुछ पूछना है? कर दी। एक और एग्जांपल ले लूं मैं आपको मोल मोल एनालिसिस का। 2A + 3B = A2B3 रिएक्शन बैलेंस है राजे, और सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट 2 3 डबल रेशो 1, ठीक है? मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय में 2 सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय में सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ AB2 डिवाइडेड बाय में सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट। सेम and 2 + 3H2 gives 2NH3, सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1:3:2, moles of N2 divided by 1, moles of H2 divided by 3, moles of NH3 divided by 2। क्लियर है? अब मैंने इसमें क्वेश्चन दे दिया, how many moles of O2 are obtained by heating 4 mole of KClO3। तो आपको रिएक्शन दे रखी है राजी, KClO3 gives KCl plus O2। सबसे पहले रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। मैं यहाँ लगा दूंगी बच्चे कितना 2 2 3, ठीक है? सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट 2 डबल रेशो 2 रेशो
3 ठीक है बच्चा। मोल मोल एनालिसिस 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl बाय 2 इक्वल का साइन लगा लीजिए। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्लियर बच्चा। कितने मोल दे रखे हैं 4 moles KClO3 के कितने दे रखे हैं बच्चे 4 moles और किसके निकालने हैं बेटे O2 के तो मुझे इन दो चीजों से मतलब है सिर्फ करेक्ट 4 बाय में 2 इज इक्वल टू एंड ऑफ O3 O2 बाय में 3 2 2 कितने आएंगे 6 क्लियर बच्चा। हाँ जी। ठीक है यहीं से और भी दिख सकता है आपको 2 से कितने लग रहे हैं बेटे 2 से कितने 2 बन से रहे हैं 3 तो 1 से कितने बनेगा 3 बाय 2 4 से कितने बटेगा 3 बटे 2 गुना 4 अच्छा है क्लियर रेशियो से भी आपको से कोई बात नहीं आपको करना है कंप्लीट कंबशन C2H5OH हाइड्रोकार्बन का कंबशन प्लस O2 क्या मिलेगा CO2 एंड H2O आप अपने आप कर लेंगे रिएक्शन आपको बैलेंस करके देखनी है कितने से क्या बन रही है कितने O2 बन रही है हाँ जी। मतलब सॉरी कितने C2H5 कितने O2 का यूज करना है ठीक है फिर आपको 3 मोल्स के लिए देखना है कितने यूज होंगे ठीक है। क्लियर यस Say, how many moles of Al2O3 are formed during reaction of aluminium and O2? Aluminium plus O2. Al2O3. Balance should be, reaction should be balanced बच्चा. 2, 4, 4. Done राजे? तो orally भी बहुत आसानी से आप बता सकते हो. देखिए 8 से पूछ रहे हैं और 6 मोल्स O2 है. रेशो देखना कितनी है बेटे? 4 रेशो 3. कितने मिल रहे हैं आपको? 2 मिल रहे हैं. वो क्या कह रहा है 8 मोल इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 8 बोलो 6 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 6 डन तो 2 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 4 कितना आ जाएगा 4 कितने मोल्स आएंगे डायरेक्ट 4 moles ठीक है तो मोल मोल एनालिसिस से आप करके लेके आओगे मैंने और नहीं बता दिया इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें हो जाएगा ना बेटे हाँ। इसको ट्राई कीजिएगा मोल मोल एनालिसिस आपका कंप्लीट ठीक है।